नमस्कार दोस्तों पीसीएस एकेडमी में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और दोस्तों आज के डेट में हम लोग बीओ मेंस की आंसर राइटिंग चल रही थी, उसी सीरीज़ में आज हम लोग 7वां पार्ट देखेंगे। 7वें पार्ट में हम लोग 3 प्रश्नों को देखेंगे, 125 शब्द और 50 शब्द और 25 शब्दों में जो 3 प्रश्न हैं उनको अच्छे तरीके से देखेंगे। दोस्तों आप लोग आंसर राइटिंग करना स्टार्ट कर दीजिए। ये चीज़ें देखिए दोस्तों बहुत कड़वी होती हैं, बहुत सारे लोगों को लगता होगा ये क्या हो रहा है। देखिए यही चीज़ सिलेक्शन दिलाएगी और कोई दूसरी चीज़ नहीं दिला सकती। आप कितना भी पढ़ लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, अगर आपकी कलम नहीं चल रही है तो सारी की सारी चीज़ें बेकार हो जाएंगी। होता भी है कि जो गलत चीज़ें होती हैं आदमी का मन उसी की तरफ करता है और जो अच्छी चीज़ होगी उसकी तरफ नहीं करता है। आपने देखा भी होगा कि जब आप बीमार पड़ते हैं तो दवा कभी मीठी देखी आपने, दवा हमेशा कड़वी ही होगी। तो यहाँ पर क्या है, आपको मेंस आंसर राइटिंग करनी ही है, ये कड़वा सच है। आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों आप करेंगे ही जाकर। 6 दिसंबर को एग्ज़ाम है और आप सोच के देखिए अगर अभी से आप नहीं कर रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना उठाना पड़ेगा एग्ज़ाम हॉल में। और जो व्यक्ति एग्ज़ाम हॉल में बैठेगा जाके, मेरी बातों को जरूर आप ध्यान करेंगे उस समय कि काश मैं लिख लिया होता। तो आपको लिखना पड़ेगा, आप कहीं भी पढ़ें, कैसे भी पढ़ें, आप लिखिए जरूर दोस्तों, ठीक है। चलिए आज का जो प्रश्न है दोस्तों, जीएस फर्स्ट पेपर के ही तीनों प्रश्न हैं। प्रश्न संख्या 19 है और 125 शब्द सीमा में इस प्रश्न को आप लोगों को लिखना है। लिखने से पहले वही सावधानियां, जैसे ग्रामर की गलतियां आपसे नहीं होनी चाहिए। जो इंट्रोडक्शन पार्ट है, बॉडी पार्ट है, कंक्लूजन पार्ट है, तो तीनों में एक एक कोटेशन, कविता, श्लोक, मूवी के गीत, बोल, इन सारी चीज़ों को भी ऐड कर सकते हैं। इसके साथ में अगर आप कोई फ्लो चार्ट या जो अच्छे शब्द होते हैं उनको अंडरलाइन भी करने का प्रयास करिए और अच्छे तरीके से इस प्रश्न को लिखिए। प्रश्न क्या है, प्रश्न को देख लेते हैं कि जैसे राधा कृष्णन आयोग की मुख्य सिफारिशें क्या थीं। तो देखिए राधा कृष्णन आयोग 1948 में बना था और जो विश्वविद्यालयी शिक्षा होती है उससे संबंधित चीज़ें कही गई थी। तो अब इन चीज़ों को हम लोग एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं राधा कृष्णन आयोग के बारे में। तो देखिए इसका गठन जो किया गया था 1948 को किया गया था। 1948 में राधा कृष्णन आयोग का गठन किया गया था। अब इसके अध्यक्ष कौन थे, यही राधा कृष्णन, इन्हीं के नाम पर आयोग बना था। अब इसका उद्देश्य क्या था, जो हमारी विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा होती है उस पर सिफारिशें या रिपोर्ट देनी थी कि किस तरीके से चीज़ें होनी चाहिए। और 1949 में जो राधा कृष्णन आयोग था इसने अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करी। अब 1949 में सिफारिशें जो थीं अब उनको एक एक करके हम लोग देखते हैं कि राधा कृष्णन आयोग की सिफारिशों को जब हम लोग बात करते हैं तो इन्होंने ये चीज़ बताई कि जैसे विश्वविद्यालयी पूर्व शिक्षा, जैसे मान लीजिए ये आपकी 12th तक की है, ठीक है। आप जब बीए या बीएससी बीकॉम जो भी करने जाते हैं, मतलब आप यूनिवर्सिटी में जाते हैं, ठीक है, यूनिवर्सिटी में जाते हैं और ये विश्वविद्यालयी पूर्व शिक्षा यानी 1 से लेकर 12 तक की शिक्षा, ठीक है। तो विश्वविद्यालय पूर्व 12 वर्ष का अध्ययन आवश्यक है। कहने का मतलब है विश्वविद्यालय में जाने से पहले आपको 12 साल पढ़ाई करनी होगी, अध्ययन आवश्यक है। ऐसी बातें कही गई थी राधा कृष्णन आयोग के द्वारा। तो सबसे पहला पॉइंट यही था कि जो भी व्यक्ति है विश्वविद्यालय में एंट्री लेने से पहले 12 वर्ष का अध्ययन उसको किया होना चाहिए। दूसरा पॉइंट क्या था, दूसरा पॉइंट ये था कि जैसे जो विश्वविद्यालयी शिक्षा होती है उसमें कम से कम 180 दिन की पढ़ाई होनी चाहिए। कहने का मतलब ये है कि जैसे एक साल में 365 दिन होते हैं तो मिनिमम 180 डेज़ की पढ़ाई होनी चाहिए। ऐसी सिफारिश की थी राधा कृष्णन आयोग ने, ठीक है। इसके बाद क्या कहा गया था कि जैसे प्रशासनिक सेवाओं हेतु, जैसे प्रशासनिक सेवाओं में जो व्यक्ति जाते हैं उनके लिए इसने कहा था कि स्नातक की उपाधि जो है वो आवश्यक नहीं है। ऐसी बातें कही थी राधा कृष्णन आयोग ने। और क्या कहा था कि अगला पॉइंट क्या है कि जैसे एक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग बनेगा, एक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग बनेगा और उसी की देख रेख में जो पूरी शिक्षा प्रणाली है, विश्वविद्यालय शिक्षा है, वो उसी के अंडर आनी चाहिए।
तो ऐसी चीज़ें कही थी। और क्या कहा था कि शिक्षा को यानी एजुकेशन को समवर्ती सूची में शामिल किया जाना चाहिए, जिस पर समवर्ती सूची कौन सी सूची होती है कि जिसमें सेंटर भी कानून बना सकता है और स्टेट भी कानून बना सकता है, दोनों बना सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है, ये जो आपकी समवर्ती सूची थी, तो समवर्ती सूची में कोई भी इसको शिक्षा को समवर्ती सूची में रखा जाना चाहिए और इस पर कानून जो है सेंटर और स्टेट मतलब केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकें। ठीक है। इसके अलावा और क्या कही गई थी कि राधाकृष्णन आयोग के ने कौन कौन सी सिफारिशें दी थी कि जैसे उच्च शिक्षा के 3 उद्देश्य बताए थे। 3 उद्देश्य किस तरीके से बताए थे कि जैसे जो सामान्य शिक्षा होती है, 3 प्रकार की शिक्षा बताई थी उच्च शिक्षा में कि जैसे एक सामान्य शिक्षा होती है, दूसरी होती है संस्कारी शिक्षा भी दी जानी चाहिए और तीसरी कौन सी है, तीसरी आपकी व्यावसायिक शिक्षा देनी चाहिए कि जैसे जो रोजगार परक हो, व्यवसाय से संबंधित हो, ऐसी शिक्षा उच्च शिक्षा में मिलनी चाहिए। और क्या सिफारिशें करी थी राधाकृष्णन आयोग ने, तो विश्वविद्यालय के अध्यापकों के वेतन में की वृद्धि की जाए। ऐसी बातें जैसे जो विश्वविद्यालय होते हैं तो उनके अध्यापकों की वेतन में वृद्धि की जाए, तो ऐसी बातें कही थी राधाकृष्णन आयोग ने। तो अब ये सारे के सारे पॉइंट्स को आप लोग अच्छी तरीके से अपने शब्दों में बनाकर लिखने का प्रयास करिए, अच्छे से इस प्रश्न को लिखिए। ठीक है। इसकी पीडीएफ दोस्तों आप लोगों को बीओ मेंस के ग्रुप में आप लोगों को मिल जाएगी। बीओ मेंस का पेड ग्रुप चल रहा है, तो उसी ग्रुप में आप लोगों को इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। चलिए आगे अगला प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 20 है और 50 शब्दों में 50 वर्ड्स में आप लोगों को लिखना है। तो प्रश्न को देखते हैं। इसमें स्ट्रेट थ्रू क्वेश्चन सी होते हैं, तो इनको आप अच्छे से लिखिए। फसल चक्र क्या है, इसके लाभों को बताइए। तो फसल चक्र क्या होता है, जैसे जो कृषि प्रणाली है उसमें फसल चक्र का योगदान बहुत ज़्यादा होता है। फसल चक्र क्या है, जैसे एक निश्चित क्षेत्र में, मान लीजिए एक छोटा सा खेत है, निश्चित क्षेत्र में निश्चित अवधि में, मतलब 6 महीने का टाइम पीरियड है, 3 महीने का टाइम पीरियड, जो जिस फसल को बोया जा रहा है उसकी अवधि। ठीक है। एक निश्चित अवधि में क्या करना है कि अवधि तक फसलों को हेर फेर करके बोना। कहने का मतलब है पहले आपने जो आपके धान की फसल बोई, फिर गेहूँ बोई, फिर आपने क्या किया, दाल बोए। ठीक है। तो इस तरीके से मतलब एक रोटेशन में हेर फेर करके फसलों को बोना ही क्या कहलाता है, फसल चक्र कहलाता है। इसमें क्या होता है कि जैसे जो भूमि की उर्वरा शक्ति है वो बनी रहती है। जो भाई उर्वरा शक्ति अच्छी बनेगी तो जो फसल उत्पादन है वो भी अच्छा होगा, जो किसान है उसको अच्छी आय होगी। तो फसल चक्र से अच्छी तरीके से आप उत्पादन प्रक्रिया को बढ़ा सकते हैं, फसल उत्पादन बढ़ा सकते हैं, भूमि की उर्वरा भी बनी रहती है, सारी चीज़ें अच्छी होती हैं। तो ये आपका फसल चक्र होता है। फसल चक्र के लाभों को देख लेते हैं कि जैसे देखिए फसल चक्र के लाभ कौन कौन से हैं। तो जैसे देखिए जो भूमि है या मिट्टी है, मिट्टी की उर्वरा शक्ति बनी रहती है, उसमें वृद्धि होती रहती है, वो उसी तरीके से स्टेबल रहती है। पोषक तत्वों एवं नमी में संतुलन बना रहता है, जो भी पोषक तत्व मिट्टी में पाए जाते हैं वो उतनी ही मात्रा में बने रहते हैं और वृद्धि भी होती है। नमी में भी संतुलन एक बना रहता है। जो खरपतवार और कीट जो होते हैं, खरपतवार कीट और रोगों पर भी नियंत्रण होता है। जब पोषक तत्व अधिक मात्रा में होंगे तो रोग उतनी अच्छी मतलब उतनी मात्रा में नहीं होते, उन पर नियंत्रण लगा रहता है। फसलों की अधिक पैदावार होगी, फसलों की अधिक पैदावार होगी तो किसानों को अधिक से अधिक लाभ होगा। तो फसल चक्र के बहुत ज़्यादा लाभ हैं। और क्या है कि फसल उत्पादन की गुणवत्ता में भी वृद्धि होती है, फसल उत्पादन में भी वृद्धि होती है और जो गुणवत्ता है वो अच्छी होती है कि भाई अगर आप अच्छी पोषक तत्वों के साथ में अगर आप किसी फसल को उगा रहे हैं तो वो अच्छी फसल उत्पादन होगा और अच्छी गुणवत्ता वाला होगा, अच्छी क्वालिटी वाला होगा। तो इस तरीके से 50 शब्दों में इस प्रश्न को आप लोग लिखिए। अब लास्ट क्वेश्चन है, प्रश्न संख्या 21 है, 25 शब्दों में लिखना है। तो 25 शब्दों में उत्तर प्रदेश से संबंधित प्रश्न है। उत्तर प्रदेश के प्रमुख मेले कौन कौन से हैं इनको आप लोगों को बताना है। तो अब अगर आप पूरे उत्तर प्रदेश के मेलों को बताएंगे तो फिर मुश्किल पड़ जाएगी 25 शब्दों में, लेकिन जो मुख्य मुख्य मेले हैं उनको आप बता सकते हैं।
तो देखिए 25 शब्दों में इसको आपको लोगों को लिखना है। उत्तर प्रदेश के प्रमुख मेले कौन से हैं, प्रश्न ये है। मेला क्या होता है, सबसे पहले ये समझिए, किसी विशेष आस्था, संस्कृति या परंपरा को हर्षोल्लासित रूप में किसी निर्धारित स्थान पर मनाने या अभिव्यक्ति के लिए जो लोग इकट्ठा होते हैं उनको, यह समूह जो होता है, जन समूह जो होता है, उसको क्या कहते हैं, मेला कहते हैं। ये मेल लिख गया है, मेला कहते हैं, ठीक है। जनसमूह को क्या कहते हैं, मेला कहते हैं। अब इसमें क्या है कि जैसे बहुत सारे मेले हैं उत्तर प्रदेश में, कि जैसे कुंभ मेला, आप लोग बहुत अच्छी तरीके से चित परिचित होंगे कुंभ मेले से। कुंभ मेला प्रयागराज। रामनवमी मेला कहाँ होता है, रामनवमी मेला आपका अयोध्या में लगता है। बटेश्वर मेला कहाँ लगता है, बटेश्वर मेला उत्तर प्रदेश में आगरा में लगता है। ददरी मेला कहाँ लगता है, ददरी मेला बलिया में लगता है। और देवा शरीफ मेला कहाँ लगता है, देवा शरीफ मेला जो लगता है बाराबंकी में लगता है। देवी पाटन मेला कहाँ लगता है, देवी पाटन मेला आपका बलरामपुर में लगता है। और सैयद सालार मेला कहाँ लगता है, ये आपका बहराइच में लगता है। तो इस तरीके से आप ईजिली 25 शब्दों में अच्छे से चीज़ों को, जो आपसे पूछा गया है, प्रॉपर रूप में आप बेहतर तरीके से चीज़ों को लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग लिखते रहिए, अच्छे से आंसर राइटिंग को करते रहिए। और इसकी PDF जो है BO मेंस के पेड ग्रुप में आप लोगों को दे दी जाएगी, ठीक है। चलिए ठीक है, थैंक यू देखने के लिए।